अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल वो लेजर अकाउंट्स कहा था पूरे करने को। एक अकाउंटिंग सिस्टम शुरू हो गई। क्लास हो गई शुरू। सबसे कह रहा हूं, एनएकॉल भी बगैर एनएकॉल भी सब। हर साल जो कि फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, हर साल के एंड पे अकाउंटेंट ने बिजनेस के ओनर को रिपोर्ट बतानी है कि बिजनेस ने क्या किया है। उसके लिए उसको सारी ट्रांजैक्शन जबानी नहीं याद रखनी, वो इन सारी इंफॉर्मेशन को लिखता है। तो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जर्नल में। फिर जर्नल एक रजिस्टर है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एंट्रीज की शक्ल में रिकॉर्ड होती है। फिर वही रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन एक और रजिस्टर में पोस्ट होती है, जिस रजिस्टर में हर अकाउंट, क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंट, किसको कहते हैं अकाउंट, वो जो जर्नल एंट्रीज में वर्ड यूज हुए हैं वो अकाउंट है। सेल्स एक अलग अकाउंट है, सेल्स रिटर्न्स अलग अकाउंट है, परचेजेस अलग अकाउंट है। उन सबको 2 पेजेस सेट अलॉट हुआ हुआ इसके अंदर। फिर ये दोनों काम जो पूरा साल चलते रहते हैं, जब साल एंड होता है तो रिपोर्ट्स बनाने की बारी आती है। तो उसमें फिर सबसे पहला काम यह किया जाता है कि जितने भी टी अकाउंट थे उन सबको क्लोज किया जाता है। उसको क्लोज करना कहते हैं। और उसका तरीका यह है कि दोनों कॉलम्स का टोटल करें। जो कॉलम का टोटल ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिखें, और जो साइड हल्की रह गई उसमें वजन डाल दें साइड बराबर करने के लिए। उस वजन डालने को मैंने सीडी लिख के दिया था। उसको सीडी क्यों कहते हैं ये समझाना है अभी। और किसी अकाउंट में ये डेबिट साइड पे आया था, किसी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आया था। जैसे कैश अकाउंट में किस साइड पे था, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे था, और क्रेडिटर्स के अकाउंट में, क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे था। तो अब अगला काम यह होगा कि जो हमने इनमें से एंड रिजल्ट निकाला है सीडी, उसको एक कागज पे लिस्ट डाउन करेंगे। उस कागज को कहते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसमें वो सारे के सारे अकाउंट्स जिनमें सीडी निकला है उसको लिस्ट डाउन कर देंगे। अच्छा, चूंकि किसी अकाउंट में डेबिट साइड पे निकला, किसी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे निकला, तो उसको बैलेंस कहते हैं, सीडी बैलेंस। और चूंकि कभी डेबिट पे कभी क्रेडिट पे आ रहा है तो उनको नाम भी देना पड़ेगा। तो कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर क्यों लिखनी पड़ रही है, क्योंकि डेबिट साइड भारी है। तो वो डेबिट साइड भारी होने की वजह से उसको डेबिट बैलेंस कहते हैं। और क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड भारी है तो उसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। तो इसमें एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का कॉलम, और जितने भी अकाउंट्स थे उन सब को लिस्ट डाउन कर देंगे, और उनमें जो जो भी सीडी बैलेंस है उसको अकॉर्डिंगली डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। लिखें।
चलें, बना लिया, होना चाहिए था। दोनों साइज, दोनों कॉलम का टोटल करिएगा तो वो बराबर होगा। चलिए, जितनी देर में हो गया होगा। दोनों साइज का टोटल आ रहा है 572000 और मैं फिगर टैली करा देता हूं। कैश का डेबिट बैलेंस है 75,000, फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है 120,000, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 240,000, बैंक का डेबिट बैलेंस है 160,000, परचेजेस डेबिट बैलेंस है 1,15,000, क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस है 23,000, डेटर्स का डेबिट बैलेंस है 23,000, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 50,000, नहीं जाग रहे ना, 290,000, सेल रिटर्न्स का डेबिट बैलेंस है 23,000, परचेज रिटर्न्स का क्रेडिट बैलेंस है 19,000, प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट बैलेंस है, अच्छा नहीं है, सैलरी का डेबिट बैलेंस है 20,000, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस है 11,000 और रेंट का डेबिट बैलेंस है 25,000। ठीक है जी, इन फिगर्स में से बताएं कोई एतराज है तो। है जी, परचेजेस का कितना 115,000, 115,000। किसका 195 क्या है? हाँ? मैंने कब कहा था अलग अकाउंट नहीं बनाना? कौन सी फिगर नहीं टैली कर रही? परचेजेस 115 नहीं है। परचेजेस में एक डेबिट हुआ था 1 अकाउंट दिखाएं परचेजेस का, एक 75,000 था और एक 40,000 था। किसका नहीं टैली कर रहा बेटा? यहां कोई बोल रहा था, कौन था, किधर गई? किसकी नहीं परचेजेस टैली कर रही? एक 75,000 और एक 40,000 है। हो गया कि नहीं बताओ तो सही, हो गया? और किसी के कोई अकाउंट की फिगर में मसला? अच्छा, अब ये है क्या? ये ट्रायल बैलेंस बना लिया। अब क्या है? सारा साल यहां इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती रही एंट्रीज की शक्ल में, वही रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन हर अकाउंट का 2 पेजर सेट जो इस रजिस्टर में था उसमें पोस्ट होता रहा। सारा साल ये काम होता रहा। बिजनेस के ओनर को ना इससे कंसर्न नहीं है कि कब कब किस किस दिन किसको चीजें बेची थी, इतनी डिटेल नहीं उसको देखनी, उसको बस एंड समरी चाहिए। तो वो समरी ये है कि हर टी अकाउंट का कोई ना कोई बैलेंस आया है जो ट्रायल बैलेंस में लिस्ट डाउन कर दिया। अब ये समरी नेट अवेलेबल है। अगली बात ये कि इसमें जो बैलेंसेज हैं वो क्या है, उनका मतलब क्या है, ये समझाने लगा। ट्रायल में जो बैलेंसेस आ रहे हैं उनका मतलब क्या है? ऐसा मुझे ना पहले ये सब भरने देना, पहले पता तो चल जाए मैंने कहां क्या क्या लिखना है। इधर और शार्प बना दूंगा, इधर और लिख दूंगा, तो पहले मैं इसको लिख दूं फिर नोट करना।
मैं बताने ये लगा हूं कि इस ट्रायल बैलेंस में ये जो लिस्ट है इसका क्या मकसद क्या है, क्या किया क्या था, ये बता रहा हूं। इस सवाल में कैश का अकाउंट क्या क्या है बताइए जी। कैपिटल कितना 2 लाख और 100,000 और इधर रिटर्न है अच्छा 7,000 और इधर है 150,000 सेल रिटर्न्स हैं 8,000 और परचेजेस हैं 40,000 और ड्राइंग्स हैं 9,000 और रेंट है 25,000 और बस। इस मिसाल में मैंने जितनी ट्रांजैक्शन रखी थी कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे जो कुछ भी आ रहा है इन सब में कॉमन बात क्या है कि इन ट्रांजैक्शंस में कैश रिसीव हो रहा था। क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा है, इनमें कैश पे हो रहा था। तो ये जो बैलेंस निकला है 75,000, इसको सीडी क्यों कह रहे हैं ये बताना है। शायद आज चांस कम है लेकिन कल बीडी सीडी दोनों पे रिलेट करके बताऊंगा। ये कैलकुलेट कैसे हुआ है 75,000, इस कॉलम का टोटल किया, ये ज्यादा था ये कम था, इसमें से इनको माइनस किया तो ये अमाउंट आ गई। ऐसे ही किया ना। ये जो डेबिट साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है इन सारी ट्रांजैक्शंस में कैश रिसीव हो रहा है और यहां कैश पे हो रहा है, और इस टोटल का मतलब है पूरे साल में इतना टोटल कैश रिसीव हुआ माइनस पूरे साल में इतना टोटल कैश पे हुआ। तो डिफरेंस क्या चीज होगी, जो कैश रह गया है। कब कब रह गया है, साल के एंड पे। तो इस अकाउंट का जो बैलेंस नजर आ रहा है वो शो कर रहा है कि साल के एंड पे कितना कैश रह गया है, कितना बच गया है। तो ये फिगर हमें शो कर रही है बैलेंस एट ईयर एंड, रिमेनिंग बैलेंस कह लें। इस 75,000 को देख के ये पता चल रहा है पूरे साल में टोटल कैश मिला कितना था। 75,000 को देख के गौर से देखें, जितना मर्जी गौर से देखें नहीं पता चल रहा। इस 75,000 को देख के ये नहीं पता चल रहा कि कितना मिला था। अच्छा ये पता चल रहा है कितना पे हुआ था, नहीं। तो 75,000 हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि साल के एंड पे कितना कैश बचा हुआ है। एक और देख लेते हैं, डेटर का अकाउंट बताइए। सेल्स 190 और रिटर्न 15,000 और बैंक 152,000 और बस। डेटर ड्यूरिंग द ईयर, वैसे तो मैंने मिसाल में ट्रांजैक्शन ही एक रखी थी, लेकिन जब भी डेटर्स को सेल्स की होती, डेटर डेबिट 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 कर रहे होते हैं ना। तो डेबिट क्यों कर रहे होते हैं, डेटर को क्यों डेबिट कर रहे होते हैं, तो डेटर को डेबिट क्यों कर रहे हैं, हमारा उससे पैसे लेने का हक बढ़ रहा होता, हमारा राइट टू रिसीव एसेट बढ़ रहा होता। और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, जब उससे रिसीवेबल कम हो रहा है, क्यों, या तो चीजें वापस कर रहा है या पैसे दे रहा है। तो ये डिफरेंस 23,000 कैसे कैलकुलेट हुआ, इसका टोटल किया और इसका टोटल किया। तो इसका टोटल क्या था, पूरे साल में डेटर से कितना रिसीवेबल बनता गया माइनस कितना कम होता गया क्योंकि पैसे देता गया। ये क्या फिगर है फिर, जितना रह गया है कब, ईयर एंड पे। तो ये फिगर भी हमें यही मतलब दे रही है कि साल के एंड पे कितना रह गया हुआ है। अच्छा इस 23,000 को देख के पता चल रहा है कि पूरे साल में टोटल सेल्स कितनी की थी, नहीं, कितने पैसे आए थे। तो ये 23,000 हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि साल के एंड पे स्टिल कितना रिसीवेबल है। अब ये मैंने दोनों जो मिसालें दी हैं कौन से ग्रुप की हैं, एसेट है। और भी जो मर्जी मिसाल ले लें, लेकिन सब में कॉमन बात दो नजर आएंगी। एसेट ग्रुप का कोई भी अकाउंट होगा उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस ही होगा। क्यों डेबिट बैलेंस है, क्योंकि एसेट बन रहा है तो डेबिट हो रहा है, कम होता जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। तो या तो एसेट बचा रह गया होगा या खत्म हो गया होगा, नेगेटिव नहीं होता एसेट। तो इसलिए एसेट ग्रुप का कोई भी अकाउंट होगा तो ट्रायल में उसका बैलेंस एक डेबिट बैलेंस होगा। और वो क्या मतलब शो कर रहा होगा कि ईयर एंड पे एसेट कितना रह गया है, साल के दौरान जो भी था ईयर एंड पे कितना बाकी रह गया है, ये मतलब शो होगा। तो ट्रायल बैलेंस में एसेट नस्ल के जितने भी अकाउंट होंगे उनका बैलेंस नॉर्मली डेबिट ही हुआ करेगा, और वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा हुआ करेगा बैलेंस एट ईयर एंड। एसेट ग्रुप के जितने भी अकाउंट ट्रायल में होंगे वो डेबिट बैलेंस ही नॉर्मली हुआ करेंगे। अच्छा क्योंकि मैं आपको ना बेसिक अकाउंटिंग रिवाइज करा रहा हूं तो मैं अभी उन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी डेबिट बैलेंस होगा, वो एसेट है कि नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हाँ एसेट ग्रुप का है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन मैं उन चीजों को नहीं कर रहा अभी डिस्कस, मैं तो क्योंकि बेसिक डेबिट क्रेडिट रिवाइज करवा रहा हूं इसलिए बस मेन नाम ही मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। तो एसेट ग्रुप के जितने भी अकाउंट्स होंगे ट्रायल में उनका डेबिट बैलेंस हुआ करेगा,
और उस फिगर का मतलब हुआ करेगा कि साल के एंड पे कितना एसेट बाकी रह गया है। ओके, क्रेडिटर का अकाउंट बताएं। क्रेडिटर के अकाउंट में क्या था? परचेज रिटर्न थी इधर 12,000, बैंक 40,000, परचेजेस थी 75,000 और इसमें बैलेंस इस साइड पे 23,000 आया था। ये 23,000 क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिटर्स को पूरे साल में हमने कब कब क्यों क्यों क्रेडिट किया होगा? जब हमने उससे गुड्स खरीदी होंगी तो उसको क्रेडिट क्यों किया होगा? क्योंकि ये लायबिलिटी बनती जा रही होगी। और डेबिट कब करते जा रहे होंगे? जब लायबिलिटी कम हो रही होगी। क्यों? या तो चीजें वापस कर देते होंगे उसको, या हम पैसे दे देते होंगे। तो जितनी लायबिलिटी बनी थी मैक्सिमम खत्म ही हो जाएगी, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इसमें क्रेडिट बैलेंस ही आना था। ये क्या बात कह दी मैंने? वो लगी है जाके, वो लगी ऊपर जाके। क्रेडिटर क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लायबिलिटी बन रही है। और डेबिट कब कर रहे हैं? जब लायबिलिटी पे ऑफ करते जा रहे हैं। तो ये 23 कैसे कैलकुलेट हुआ? इसका टोटल, यानी पूरे साल में टोटल कितने रुपए की चीजें खरीद के इसको लायबिलिटी बनाया था, माइनस पूरे साल में टोटल कितने पैसे देके खत्म कर दिया। 23,000 क्या मतलब शो कर रहा है कि ईयर एंड पे मजीद कितनी बाकी है लायबिलिटी। तो इसका भी मतलब इनकी तरह बैलेंस एट ईयर एंड ही है। इस 23,000 को देख के, 23,000 को देख के ये पता चल रहा है सिर्फ। अच्छा, अब ट्रायल तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं कि ट्रायल में जो फिगर्स लिखी हैं उनका मतलब क्या है। तो आपने जो ट्रायल बनाया है उसमें क्रेडिटर्स के सामने क्या लिखा हुआ है? 23,000 लिखा हुआ है ना। तो उसको देख के ये पता चल रहा है कि पूरे साल में कितनी टोटल परचेजेस थी, टोटल पेमेंट्स कितनी थी? नहीं, बस सिर्फ ये पता चल रहा है कि ईयर एंड पे स्टिल कितनी ऑब्लिगेशन बाकी है। और मैंने इस मिसाल में सिर्फ क्रेडिटर ही मिसाल रखी थी, वरना कोई भी और मिसाल हो तो सब में कॉमन बात यह है कि लायबिलिटी ग्रुप के अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस हुआ करेगा और एसेट्स की तरह ये भी जो ट्रायल में लिखा नजर आ रहा है, ये क्या मतलब बता रहा होगा कि स्टिल ईयर एंड पे कितनी जिम्मेदारी हमारी बाकी है। तो ये भी हमें बैलेंस या ऑब्लिगेशन एट ईयर एंड ही बता रहा है। नींद आ रही है ना? ये सबको सब आता है ना, तो मैं टाइम जाया कर रहा हूं ना आप। अच्छा, ये जो मैं चलो 2 दिन से कर रहा हूं कोशिश, 3 दिन हो गए बल्कि, कुछ फायदा है कि मैं वाकई टाइम जाया कर रहा हूं? क्या फायदा है? वो जो खुद किताब खोलनी थी, कौन खोले किताब, तो वो मैंने जब दोहरा दिया तो ये फायदा हो गया। एक तो सुस्ती से बच गए। और है आज रिजल्ट था तो जरा दिल लगी हो जाएगी ऐसे। हाँ, था तो किसी का था भी हो गया भाई, या अभी भी है भी किसी का? है भी, पीआरसी है। चलो अगले महीने से, कोई बात नहीं। ये जो पिछले 2-3 दिन से मैं कर रहा हूं कोशिश, जो इतनी एनर्जी लगा के बोल रहा हूं, कुछ थोड़ा सा भी कुछ इंप्रूवमेंट, कोई कॉन्सेप्ट्स में पॉलिश है, या मैं वाकई टाइम जाया कर रहा हूं? सच्ची सच्ची है? काफी कुछ ऊपर से जा रहा है जैसे है, कुछ कुछ ऊपर से चला जाए। एक तो थोड़ा ऊंचा होकर बैठो ताकि ऊपर से ना जाए। अच्छा चले, इन एसेट्स और लायबिलिटीज में कॉमन बात यह है कि इनकी ट्रायल में लिखी हुई फिगर क्या है? साल के एंड पे कितना एसेट और कितनी लायबिलिटी बाकी रह गया है। और इस सवाल में चूंकि ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं है, इसलिए बस ऐसे ही ईमान ले आए कि इक्विटी ग्रुप में अभी तक चूंकि 2 चीजें बताई हैं, एक कैपिटल और एक ड्राइंग्स। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही हुआ करेगा, जो कि है भी आपके सवाल में, और ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस ही होता है। और चूंकि हैं ये दोनों इक्विटी ही, तो इक्विटी भी इनकी तरह इनका बैलेंस बता रहा होगा कि एट ईयर एंड बैलेंस क्या है। ये बात दोबारा सुने, कैपिटल से बताता हूं। कैपिटल अकाउंट में क्या बैलेंस आ रहा है? कैपिटल अकाउंट जो आपने बनाया हुआ है उसमें क्या क्या डेबिट क्रेडिट हुआ हुआ है? क्रेडिट हुआ हुआ है कैश 2 लाख, फर्नीचर 40,000। अगर मजीद भी ओनर ने इन्वेस्टमेंट की होती तो कैपिटल क्रेडिट 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 होता जा रहा होता ना। और इसका बैलेंस कैसे निकाला? इधर तो था ही कुछ नहीं, तो फिर इसी का टोटल यहां पर हमने लिख दिया। तो ये 240,000 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एज एट ईयर एंड, यानी अब तक ओनर इतनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ला चुका हुआ है। तो ये भी एट ईयर एंड की पोजीशन है।
एसेट ग्रुप, लायबिलिटी ग्रुप और इक्विटी ग्रुप के जितने अकाउंट हैं, ड्राइंग वाली को भी बहस छोड़ देना कि इसका मतलब क्या शो हो रहा है। वो मैं आपको जब क्लोजिंग एंट्री बताऊंगा ना प्रोबेबली कल, तब ड्राइंग की कहानी भी तब क्लोज कर दूंगा। अभी ड्राइंग वाली फिगर को इग्नोर करके ये तीन चीजें एग्री कर लें कि एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, इनका बैलेंस क्या शो कर रहा है कि पूरे साल में क्या हुआ, नहीं साल के एंड पे जो भी हुआ पूरे साल में, साल के एंड पे क्या पोजीशन है। ये बात कुछ समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? परचेजेस का अकाउंट बताइए मुझे। जी, परचेजेस के अकाउंट में क्या क्या डेबिट क्रेडिट हुआ है? 75 और बस है, क्या आ जाता है? अच्छा, परचेजेस जब जब गुड्स खरीदते जा रहे हैं परचेजेस डेबिट करते जा रहे हैं। क्यों परचेजेस डेबिट कर रहे हैं? एक्सपेंस बढ़ रहा है और पूरे साल में जितनी दफा भी परचेजेस हुई होती वो हम यही डेबिट 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 करते जा रहे होते। और परचेजेस क्रेडिट कब करते? परचेजेस कर रहे हैं, परचेजेस डेबिट कर रहे हैं, और जब परचेजेस नहीं कर रहे तो क्रेडिट कर रहे हैं? नहीं, क्रेडिट नहीं कर रहे। तो इसका बैलेंस कैसे निकाला आप लोगों ने? इसी है जीरो, क्या इसी का ही टोटल यहां पर एज अ सीडी शो हो गया, जो कि इस मिसाल में गुड्स खरीदते गए पूरे साल में, टोटल परचेजेस डेबिट होती गई, साल का एंड हुआ और जब यहां पर बैलेंस निकालने लगे यानी सीडी लिखने लगे तो यहां तो था ही कुछ नहीं, तो यही वाला टोटल ही यहां पर एज अ सीडी आ गया ना। तो अब ये 1,15,000 क्या मतलब शो कर रहा है कि साल के एंड पे कितनी चीजें हैं? ये इनका टोटल ही तो है। और किस चीज का टोटल है? पूरे साल में जो परचेजेस हुई। और ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। इस सवाल के अंदर ना मैंने लिखी एक ही फिगर थी, लेकिन अगर और भी होती, रेंट में क्या किया हुआ है देखें, 25,000 यहां डेबिट किया हुआ है ना। अगर अगले महीने भी रेंट देते, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, फिर रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, तो वो डेबिट डेबिट ही आ रहा होता, क्रेडिट कब होता? ना होता। जिनको लग रहा है मिलता तो वो और होती, वो रेंट इनकम होती। इसने बस डेबिट ही होना है। तो जब इसमें भी साल के एंड पे सीडी निकालने लगेंगे तो कैसे निकाला होगा? इसी का टोटल किया होगा, और यहां चूंकि कुछ भी नहीं है तो यही यहां सीडी लिखा गया होगा, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। तो इन दोनों में ग्रुप कौन सा? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस ग्रुप के जितने भी अकाउंट्स होंगे उनका डेबिट बैलेंस ही आया करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस या हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता, तो जब हो रहा होता तो डेबिट हो रहा होता है, तो इसलिए इसका डेबिट बैलेंस ही आएगा। और ये क्या मीनिंग शो कर रहा है कि साल के एंड आखिरी दिन क्या हुआ? नहीं, टोटल फॉर द ईयर। तो एक्सपेंसेस ग्रुप के जितने भी अकाउंट्स होंगे, एक्सपेंसेस ग्रुप के जितने भी अकाउंट्स होंगे उनका डेबिट बैलेंस ही हुआ करेगा। क्योंकि इस सवाल में बता चुका हूं इसलिए लिख रहा हूं, सिवाय परचेज रिटर्न्स के, क्योंकि ये एक नेगेटिव चीज है एक्सपेंसेस में, इसका क्रेडिट हुआ करेगा। लेकिन ये दोनों ही मतलब क्या शो कर रहे होंगे? टोटल फॉर द ईयर। ये साल के एंड का बैलेंस कि अब कितना रह गया है, और ये टोटल पूरे साल में क्या हुआ ये वो बता रहा है। सेल्स का बताइए अकाउंट कितने? 190, कैश 100, और कुछ था नहीं। सेल्स क्रेडिट कब कर रहे थे हम? जब गुड्स सेल हो रही थी तो सेल्स क्रेडिट हो रही थी। और सेल्स क्यों क्रेडिट कर रहे थे हम? क्योंकि इनकम बढ़ रही थी। तो जब भी गुड्स बिकेंगे इनकम बढ़ेगी, और डेबिट ये नहीं होगी। तो जब यहां पर आएगा ही कुछ नहीं, तो पूरा साल यहां जो भी इनकम बनती रहेगी सेल्स वो आती रहेगी। फिर साल के एंड पे क्या होगा? इसका टोटल होगा, और यही टोटल क्योंकि ये खाली है, यही टोटल यहां सीडी की बन के आ जाएगा, जो कि इस मिसाल में टू क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। और ये क्या मतलब शो कर रहा है? साल के आखिरी दिन क्या सेल हुई है? टोटल फॉर द ईयर। क्यों? क्योंकि ये फिगर ही टोटल फॉर द ईयर है, वही तो सीडी बन के आ गया। तो इनकम ग्रुप का मैंने बेशक मिसाल एक रखी है सेल्स, और जो मर्जी मिसालें ले लेंगे, इनकम ग्रुप का जो भी अकाउंट होगा उसका क्रेडिट बैलेंस आया करेगा, और वो मीनिंग क्या शो करेगा? टोटल फॉर द ईयर, सिवाय इनकम ग्रुप के अंदर मौजूद सेल रिटर्न्स अकाउंट के, जिसका डेबिट बैलेंस हुआ करता है। मतलब बहरहाल दोनों यही शो करेंगे, टोटल फॉर द ईयर। ये तीनों ग्रुप्स एक जैसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये दोनों ग्रुप्स एक जैसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ट्रायल में मौजूद इनकम्स और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं?
इनकम्स और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, टोटल फॉर द ईयर ना। तो जो ट्रायल में एक्सपेंसेस ट्रायल में जो एक्सपेंसेस और इनकम्स की फिगर्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि पूरे साल में बिजनेस ने क्या इनकम कमाई, क्या एक्सपेंसेस किए, इनका डिफरेंस ले लें तो इनकम और एक्सपेंसेस का डिफरेंस, प्रॉफिट या लॉस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गुजरा हुआ साल है, इनकम्स और एक्सपेंसेस के जो ट्रायल में बैलेंसेस आ रहे हैं वो उसकी फॉर द होल ईयर परफॉर्मेंस बता रहे हैं कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म, बिजनेस यही तो करने आया है, कमाने ही तो आया है। तो ट्रायल में मौजूद इनकम्स और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस हमें फॉर द ईयर परफॉर्मेंस शो कर रहे होते हैं। तो ट्रायल में मौजूद ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। पूरे साल का टोटल है ना, तो टोटल पूरे साल में बिजनेस ने क्या परफॉर्म किया। तो ट्रायल में मौजूद जो समरी आ गई हुई है, किस चीज की समरी आई है, जितने भी टी अकाउंट थे उन सबसे हमने सीडी बैलेंस उठा के यहां लिखा है। तो इन दोनों ग्रुप्स के अकाउंट बैलेंसेस क्या मीनिंग दे रहे हैं, टोटल फॉर द ईयर की फिगर्स हैं, यानी बिजनेस की परफॉर्मेंस बता रहे हैं। और साल के एंड पे बिजनेस के पास कैश पड़ा हुआ है 75,000। इससे यह पता चल रहा है कि बिजनेस में पूरे साल में क्या किया, क्या पता चल रहा है कि साल के एंड पे बिजनेस के पास है क्या, और एक पॉइंट ऑफ टाइम की इंफॉर्मेशन है। किस पॉइंट ऑफ टाइम की, तो इसको कहते हैं बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो यह सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बताती है बिजनेस की पोजीशन, और वो भी कब की। और चूंकि ये सारी चीजें रुपए पैसे में तोल रहे हैं तो इसके साथ में वर्ड फाइनेंशियल लगा देता हूं। तो ट्रायल बैलेंस है समरी, और अब अकाउंटेंट के पास समरी ये आ गई है कि इन चीजों से वो ओनर को बिजनेस की परफॉर्मेंस फॉर द ईयर बताएगा, और इन चीजों से वो ओनर को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एट ईयर एंड बताएगा। इसलिए ट्रायल में मौजूद इन चीजों से लेके एक रिपोर्ट बनती है जिसको इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर कहते हैं। आपने इनकम स्टेटमेंट का नाम भी पढ़ा होगा और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का नाम पढ़ा होगा। अभी मैं इसको इनकम स्टेटमेंट ही कहूंगा क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम थोड़ी सी डिफरेंट चीज होती है, और वो 5 टॉपिक्स के बाद पढ़ाऊंगा। अभी मैं इनकम स्टेटमेंट कहा करूंगा। और ये ट्रायल के बैलेंसेस क्या बता रहे हैं, साल के एंड की पोजीशन। तो इन वैल्यूज को यूज करके एक रिपोर्ट बनती है, उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। इन दोनों को इस सवाल की फिगर से मैं आपको फॉर्मेट भी बता देता हूं। अब ये मैंने ये जो कहानी बतानी थी पूरी कर दी। इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो बताएं, नोट करना है तो कर लें। जिनके ऊपर से जा रहा है वो भी पूछना है, कुछ पूछना है तो। हाँ भाई, अच्छा अभी तो मैंने बातें की नहीं, गैस उसियाई में क्लोज करना क्या होता है, कल इंशाल्लाह ये वाली बात का जवाब कल।
चले, सबने सब लिख लिया, सबको सब समझ आ गया, सबने सब लिख लिया और किसी को कुछ नहीं पूछना। इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक बेसिक सा फॉर्मेट इस मिसाल से बता देता हूं। उससे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बेहतर इंफॉर्मेशन देने के लिए एसेट्स को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक कहलाते हैं करंट एसेट्स और एक कहलाते हैं नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स वैसे होते क्या हैं? रिसोर्सेज हैं जिनसे कल को बेनिफिट्स मिलेंगे। डेटर से क्या बेनिफिट मिलेगा? पैसे मिलेंगे। प्लांट एंड मशीनरी से क्या बेनिफिट मिलेगा? गुड्स बनाएंगे, कैश इस्तेमाल करेंगे, स्टॉक सेल करेंगे। तो वो एसेट्स जिनसे एक साल के अंदर अंदर बेनिफिट रियलाइज हो जाएगा या हो जाया करता है, उनको करंट एसेट्स कहते हैं। रियलाइज हो जाएंगे या यूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, यानी अगली एसओएफपी में नहीं नजर आएंगे, खत्म हो गए होंगे, उनको करंट एसेट्स कहते हैं। और जो अगले ईयर भी होंगे उनको नॉन करंट कहते हैं। ये एक साल से ज्यादा यूज होंगे, इनको नॉन करंट कहते हैं। और इसी तरह से लायबिलिटीज के भी दो टुकड़े किए जाते हैं। लायबिलिटीज के साथ कल को क्या सलूक होता है? कल को क्या करना होता है? लायबिलिटीज को टरखाना होता है, क्या सेटल करना होता है, पे करना होता है। तो वो लायबिलिटीज जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाएंगी वो करंट लायबिलिटीज हैं। ये सेटल हो जाएंगी विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। और जो उसके बाद भी चलेंगी वो नॉन करंट है। सारा साल जर्नल में और लेजर में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड और पोस्ट होती रही। साल के एंड पे इसको क्लोज किया, उसकी समरी एक पेज पे बनाई, वो ट्रायल बैलेंस है। और अब उस समरी को यूज करके रिपोर्ट्स बन रही हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। होती तो ये टोटल 5 हैं, लेकिन अभी इस वक्त सिर्फ 2 का जिक्र कर रहा हूं। एक इनकम स्टेटमेंट होती है और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं। तो आपने पहले इनके फॉर्मेट हो सकता है कोई ऐसे ही पढ़े हो सकता है थोड़े डिफरेंट पढ़े हो। तो इनकम स्टेटमेंट होती है फॉर द ईयर, जो भी इसकी पहचान है, फॉर द ईयर एंडिंग। मिसाल के तौर पे जून 30, 2023 कि इस साल की ये इनकम स्टेटमेंट है और इसमें ट्रायल बैलेंस से फिगर्स देख के लिखी जाती हैं। बताने का मकसद है कि बिजनेस ने पूरे साल में कितनी इनकम्स कमाई, कितने खर्चे किए और एंड पे नेट रिजल्ट क्या रहा, प्रॉफिट या लॉस, ये इस रिपोर्ट में बताना होता है। तो चूंकि ये पूरे फॉर द ईयर की परफॉर्मेंस है तो इसकी हेडिंग में भी यही लिखा हुआ है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। और इसमें फिगर्स कहां से आएंगी? ट्रायल से देख के। और ट्रायल में सबसे पहले हमने सेल्स देख के यहां लिखनी है। इस मिसाल में सेल्स कितनी थी ट्रायल में? 290। और फिर इसमें से माइनस कर देंगे
सेल रिटर्न्स वो कितनी थी? 23,000। तो नेट सेल्स हो गई 267। अच्छा, अगर गुड्स बेचते हुए सेल्स क्रेडिट किया करते और जब गुड्स वापस हो जाती तो सेल्स डेबिट किया करते, तो साल के एंड पे सेल्स अकाउंट में बैलेंस क्या आता? कितना? यानी पूरे साल में नेट सेल्स कितनी हुई, है ना? तो अगर 12,90,000 की सेल्स की होती और 10,23,000 की वापस हो गई होती तो भी नेट क्या आता? और अगर 11 मिलियन की बेची होती और 11 मिलियन की वापस हो गई होती तो भी यही आता। तो ओनर को ये भी तो बताना है ना कि कस्टमर इतना मुंह पे मार के जा रहे हैं चीजें, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इसलिए ये अलग अलग जानना जरूरी होता है। इसी वजह से गुड्स का सेल करना अलग अकाउंट में रखते हैं, सेल रिटर्न होना अलग अकाउंट में रखते हैं, ताकि पता चले कितनी बेची थी और कितनी वापस आई। यही वजह है कि इसका अलग अकाउंट बनाया जा रहा होता है। अलग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रायल में बैलेंस आएगा ना, इसलिए रिटर्न का अकाउंट अलग रखते हैं ताकि फिगर्स अलग पता चले। फिर इसमें से लेस किया जाता है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या लगता है नाम से? कॉस्ट ऑफ सेल्स है जी, सेल करने पे जो कॉस्ट आई, यानी वो जो शॉपर में डाल के दिए चीजें, शॉपर कितने का था? हाँ जी, मार्केटिंग में जो खर्चा किया है, एडवर्टाइज करने पे जो खर्चा किया। कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है कि जो गुड्स सेल की हैं वो गुड्स हमें कितनी कॉस्ट की थी, खरीदी थी तो खरीद के कितनी कॉस्ट की थी, बनाई थी तो बना के कितनी कॉस्ट की थी, जो चीजें हम बेच रहे हैं वो हमें कितने की कॉस्ट की है, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। और क्योंकि मैंने अभी इसको रिवाइज नहीं कराया हुआ इसलिए मैं बगैर समझाए बस दो नाम लिख रहा हूं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको वैसे याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने ये दोनों अभी नहीं समझाए। फिर इसमें ऐड हो जाती हैं परचेजेस और लेस हो जाती हैं परचेज रिटर्न्स, जो कि इस सवाल के ट्रायल में कितनी है? 115 और 19,000, 96,000। तो इस कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब यह है कि जो चीजें हमने बेची हैं वो हमें कितने की कॉस्ट की थी, और इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 171। क्या बिजनेस के बाकी एक्सपेंसेस भी इसमें से माइनस कर लिए? अभी तक क्या किया है, जो चीजें बेची वो हमें कितने की कॉस्ट की थी, इसलिए फिलहाल इस प्रॉफिट को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। बिजनेस ने और भी, अब जैसे गुड्स बेची जो इतने की खरीद के लाए थे, फिर शॉप चलाने का भी तो खर्चा है और भी खर्चे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट से आगे चल रहा हूं, यहीं से आगे चल रहा हूं, यहां से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। बिजनेस ने अगर सेल्स के अलावा भी कोई और इनकम कमाई है तो उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, जिसको कह लेते हैं अदर इनकम, जो कि मेरी इस मिसाल में कोई नहीं है, सिर्फ ऐसे ही एक दो मिसालें बता रहा हूं। रेंट इनकम हो सकती है, इस मिसाल में नहीं है, मैंने एम ही लिखी है, होगी तो इधर ये रुपीस के मैंने दो कॉलम बनाए हुए हैं, इधर लिख देंगे। फिर हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो। तो जो भी ट्रायल में फिगर्स आ रही हैं इनकम ग्रुप के बाकी अकाउंट की, वो यहां लिख के इनका टोटल यहां आ गया। और बिजनेस के बाकी मजीद जो भी ट्रायल में एक्सपेंसेस रह गए, जो बिजनेस करने का खर्चा है, उनको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि इस सवाल में कौन कौन सा है? सैलरीज हैं कितनी, रेंट है, और कुछ। अगर और भी कोई एक्सपेंसेस ट्रायल में होते तो वो यहां लिस्ट डाउन करते जाते, और खत्म हो गए तो इसका टोटल यहां आ जाएगा। अब हमने जब इसमें से ये ऐड और ये भी माइनस कर लिया तो अब यहां सारी इनकम सारे एक्सपेंसेस लिखे गए। अब ये फाइनल रिजल्ट है जिसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। ये होती है इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, जिससे परफॉर्मेंस पता चल रही होती है बिजनेस की। तरीका क्या है? फॉर्मेट है सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके बाद अदर इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। और फिगर्स कहां से लिखनी है? ट्रायल में जितने एक्सपेंसेस इनकम्स हैं उनको यहां पर फैलाना है, और उनका एंड नेट रिजल्ट नेट प्रॉफिट। इसको नोट करें, फिर एसओएफपी बताता हूं।
जी अच्छा, ये मैं आपको ना जो पुराना आपने इंट्रो पढ़ा है उसी को बस थोड़ा सा रिवीजन कराने के लिए शक्ल बताई है, वरना एफआर 1 में हमने कंपनी पढ़नी है तो उसकी इनकम स्टेटमेंट ऐसी नहीं होती, उसमें एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट, तो इसलिए वो पढ़ाऊंगा जब कैश फ्लो और ये चैप्टर्स पे जाऊंगा। जो आप पूछिए फाइनेंस कॉस्ट अगर कोई हुई भी तो इसी में डाल देंगे, लेकिन वो चूंकि कंपनी है ना असल में, तो ये तो मैंने बस सिर्फ एमी काम चलाओ रिवीजन कराई है जी। आवाज ही नहीं आ रही? रेहान इसकी बैटरी कहां से चेंज होती है यार? ये तो और बैटरी है। टाइम बहुत है, टाइम का मसला नहीं है, कोई बात नहीं, लड़ने मरने दे इनको बाहर, जल्दी कर यार, आवाम बिफर रही है। हरी हमारी बस अकाउंटिंग आगे समझ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट, इसमें हमने जो इंफॉर्मेशन देनी है वो फॉर द ईयर है टोटल, तो इसको कहते हैं बैलेंस शीट एज एट। मिसाल के तौर पे 30 जून 2023। इसमें दो सेगमेंट्स होते हैं, एक एसेट्स का और दूसरा इक्विटी और लायबिलिटीज का। वो दो पेजेस पे भी बना सकते हैं, एक ही पेज पे हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, वर्टिकली। तो एक सेगमेंट एसेट्स का है जिसके दो टुकड़े होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, जो कि इस मेरी मिसाल में कौन कौन से हैं? ट्रायल में फर्नीचर है, कितना ट्रायल में बैलेंस आ रहा है? 120। और क्या एसेट्स हैं ट्रायल में? और क्या क्या एसेट्स हैं? कैश है और बैंक और डेटर्स। कैश और बैंक ना तमीज ये है कि आखिर में लिखते हैं। डेटर्स कितने हैं? बैंक कितना? 160। और कैश और ट्रायल में कोई और एसेट नहीं, तो एसेट साइड का एक टोटल हो जाएगा 378। ये एसओएफपी का एक सेगमेंट है जिसमें सारे एसेट्स हैं। दूसरा सेगमेंट चाहे दूसरे पेज पे बना ले, चाहे इसके सामने बना ले, चाहे इसी के नीचे बना ले, तो मैं इसके नीचे ही बना रहा हूं, इतना से जगह नहीं है इसलिए मैं यहां बना रहा हूं। उसमें एक चीज लिखते हैं इक्विटी, जो कि इस सवाल में ट्रायल में क्या क्या बैलेंस है इक्विटी ग्रुप का? कैपिटल है। प्रॉफिट कहां है? ट्रायल में है कि ट्रायल में प्रॉफिट नजर आ रहा है? ट्रायल में पूछ रहा हूं, ट्रायल में क्या है? कैपिटल है। कैपिटल कितना है? 240,000। ड्राइंग्स कितनी है? 11,000। अच्छा, अब चूंकि ये है दोनों इक्विटी ग्रुप इसलिए लिखे तो मैंने यही है, लेकिन ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस है तो ये नेगेटिव, और मैंने यहां भी एक दो लाइनें छोड़ी हैं। फिर इसके अलावा यहां लिखा जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज, जो कि इस सवाल में तो कोई नहीं है, लेकिन नॉर्मली एफआर 1 में एक गवर्नमेंट ग्रांट हुआ करती है, वो जब पढ़ाऊंगा इस 20 तो पढ़ेंगे। उसके अलावा लोन हुआ करता है, इस सवाल में नहीं है, वैसे बता रहा हूं। और फिर इसके बाद करंट लायबिलिटीज, जो कि इस सवाल में ट्रायल में क्या है? करंट लायबिलिटीज बस एक क्रेडिटर्स है। कितने हैं? 23,000। तो एक सेगमेंट एसेट्स का, उनका ग्रैंड टोटल, और एक सेगमेंट इक्विटी और लायबिलिटीज का। ये सारी फिगर जो मैंने यहां लिखी हुई है ये कहां से मिली हैं? ट्रायल में। ट्रायल में कहां से आई? लेजर। लेजर में वो कैसे निकली? बैलेंस किया। किनका बैलेंस किया? जो उसमें ट्रांजैक्शंस पोस्टेड थी, कहां से आई? वो जर्नल में रिकॉर्ड हुई थी। ये सारा अकाउंटिंग सिस्टम का फ्लो है। तो जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, वो साथ साथ लेजर में बने टी अकाउंट में पोस्ट होती रहेंगी। साल के एंड पे सारे टी अकाउंट्स क्लोज होंगे, उनके बैलेंसेस निकलेंगे, फिर वो बैलेंसेस ट्रायल में जाएंगे और ट्रायल में सारी इंफॉर्मेशन इन दो रिपोर्ट्स में छाप देंगे। इक्विटी, ओनर का बिजनेस पे हक। तो ये जो फॉर द ईयर बिजनेस ने मजीद कमाया, ये भी तो ओनर का ही हक बन गया ना। प्रॉफिट ओनर ने बिजनेस क्यों किया था?
तो ये भी ओनर का ही हक है, इसलिए इस फॉर द ईयर परफॉर्मेंस का नेट रिजल्ट भी ओनर का हक कह के उसकी इक्विटी में ऐड कर दिया जाता है। और अगर वहां लॉस आया होता तो लेस कर देते, और इसका 350 नहीं, ये नहीं है, यही है। अब इसका ग्रैंड टोटल करें 378,000। और बचपन में आपने शायद कहीं पढ़ी होगी अकाउंटिंग इक्वेशन, तो उसमें भी क्या था, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी और लायबिलिटीज। तो एसेट्स इक्वल टू इक्विटी और लायबिलिटीज। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है साल के एंड पे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, और इनकम स्टेटमेंट बता रही है फॉर द ईयर बिजनेस की परफॉर्मेंस। चले कल मैं इसकी ना ट्रायल की एक दो शक्लें बता के फिर सीडीबीडी बता के बात खत्म करता हूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।